हेलो एवरीवन। तो चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स स्टडी करने से पहले थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आज यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे जो हमें बहुत काम के हैं। ये थ्रू आउट दिस चैप्टर हमें हर एक जगह पे यूज होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, लाइट। देखो, लाइट के लिए हमें यहाँ पे दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो स्पीड ऑफ लाइट, जो हमें पता ही है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Light travels with enormous speed and its presently accepted value in vacuum is c is equals to 2.99792458 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हालांकि ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, 2.99 वगैरह वगैरह, अप्रोक्सीमेटली हम इसको बोलेंगे 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअल में ये वैल्यू इतनी है लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली इसको मान लेते हैं 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। सो सबसे पहला फैक्ट, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, मतलब कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर नहीं आएगी। लाइट सीधा रास्ता पसंद करती है ना, तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो लाइट के रिलेटेड हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। अभी ये लाइट वेव है या एनर्जी है, मतलब कि वेव है या पार्टिकल है, वो तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वेव ऑप्टिक्स में वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम उस चक्कर में नहीं पड़ते कि भाई लाइट वेव है या पार्टिकल है। ठीक है, वो हम नहीं डिसाइड करते अभी, क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में सारी चीजें ना आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि भाई लाइट क्या है, वेव है या पार्टिकल है। ठीक है, तो अभी उसको डिस्कस नहीं करते, ये चैप्टर के अंदर सिर्फ लाइट को ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ कि भाई क्या हो रहा है लाइट के साथ। अगर लाइट का रे निकल रहा है तो हम उसको कैसे किस तरीके से हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, मिरर जिसके पीछे की फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, एंड लेंसिस जिसके पीछे की फिनोमिना है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या है वो सारी चीजें हम ये चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि लाइट पार्टिकल है या वेव है, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हम लाइट के रिलेटेड ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि पहली तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, एंड दूसरा लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइट की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लाइट के रिलेटेड हमने दो चीजें यहां पे नोटिस कर ली, एक तो उसकी स्पीड कितनी है एंड दूसरा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अभी रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है एंड बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। देखो, हमें पता है कि लाइट की वेवलेंथ ना छोटी होती है, इट इज वेरी स्मॉल इन द केस ऑफ वेवलेंथ, इट इज हैविंग द वेरी स्मॉल वेवलेंथ। ठीक है, तो हमें पता है कि लाइट के केस में वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है ना। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम, मतलब कि मान लो कि लाइट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब किसी दो पॉइंट के बीच में वो जा रही है, तो ऐसे केस में वो ट्रैवल कर रही है, तो ऐसे केस में वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी जो उन दोनों पॉइंट को जोड़ेगी, मतलब कि जहां से निकल रही है और जहां पे पहुंच रही है। ठीक है, तो दो पॉइंट को सीधी लिटी से जोड़ दो, सीधी लाइन से जोड़ोगे तो वो जो पॉइंट, वो जो लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, उसी को वो फॉलो करेगी। भाई इसका जो पाथ होता है ना लाइट का, that path is called the ray of light। ध्यान से सुनना, that path is called a ray of light। ठीक है, मतलब कि लाइट जहां से स्टार्ट करती है, मतलब कि जैसे कि मान लो कि मैं एक पॉइंट पसंद कर लेता हूं यहां से, अभी यहां से लाइट ने स्टार्ट की अपनी जर्नी, तो ऐसे 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 आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे, तो इसके द्वारा जो आपको पाथ दिख रहा है ना, इसका ब्लैक लाइन देखो, आप स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं, मान लो यहां तक गई, तो ये जो पाथ ट्रेस हुआ इसी को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ रही है बात, रे क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि लाइट पार्टिकल है या वेव है वो हमें अभी तक पता नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। इसके पीछे बहुत लड़ाइयाँ हुई थी कि भाई कोई बोल रहा था कि वो पार्टिकल है, कोई बोल रहा था कि भाई वो तो पार्टिकल नहीं है, वो तो वेव है, एनर्जी है ना। तो ये सारी लड़ाइयाँ ना हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए छोड़ते हैं, अभी फिलहाल उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि लाइट जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, उसका जो पाथ होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जाने का, उसी पाथ को हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे रेस को मैं अगर एक पूरा बंच कंसीडर कर लेता हूं, मतलब कि एक रे है, दूसरा रे है, तीसरा है, मतलब ऐसे पांच छह ट्रेसेस मेरे पास है, तो उन सबको कंबाइनली मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको मैं कंबाइनली क्या बोलूंगा, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बंडल ऑफ सच रेस constitutes a beam of light।
सो पाथ इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट एंड बंडल ऑफ सच रेज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीम क्या होता है लाइट का वो समझ में आ गया। ठीक है, एंड रे ऑफ लाइट क्या होता है वो समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे छोटे छोटे जो भी टर्म्स है आज हम वही डिफाइन करने वाले हैं थ्रू आउट दिस चैप्टर, सॉरी थ्रू आउट दिस लेक्चर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। सो अब देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज पता नहीं है, आप लोअर स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें स्टडी करके आ चुके हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है। भाई रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन मतलब ऐसी घटना कि जिस प्लेन में से एक लाइट का रे आया, लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरी और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस उसी प्लेन के उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं तो मैं बोल सकता हूं द फिनोमिना इन विच द लाइट इंसिडेंट ऑन द ओपेक एंड शाइनिंग सरफेस एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम दैट सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि एक लाइट आई, एक रे निकला आया किसी सरफेस के ऊपर गिरा, जैसे कि मिरर है मान लो। ठीक है, और यहां से वापस बाउंस बैक करके रिटर्न हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहां पे आपको ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स है जो याद रखनी है। जैसे कि यहां पे मैंने जो ए बी बताया है, रे ए बी, ए बी को बोला जाएगा इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे। उसी तरीके से बीसी, बीसी रे जो भी है इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये जो आपको लाइन बीएन दिख रही है ना, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल टू दी सरफेस। ठीक है, तो ये बीएन लाइन जो भी होगी वो नॉर्मल टू दी सरफेस होगी। और नॉर्मल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे की वजह ये है कि भाई उसी नॉर्मल के रिस्पेक्ट में हम यहां पे इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल यहां पे निकाल पाएंगे। ठीक है, सो अब बारी आती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम स्मॉल आर या थीटा से डिनोट करते हैं, तो ये स्मॉल आर या थीटा होता क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, मतलब कि ये एंगल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको बोलेंगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द, यहां पे रिफ्लेक्ट सॉरी इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो ये इंसिडेंट एंगल किसको बोलेंगे, ये इंसिडेंट रे एंड ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना होगा उसी को हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो इसको हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं एंड रिफ्लेक्शन एंगल को हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। अभी देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहां पे ध्यान में रखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल आर सेम। रिफ्लेक्शन जब भी होता है तो ऐसे के लाइट के केस में, स्पेसिफिकली लाइट के रे के रिलेटेड अगर बात करें तो उसके लिए इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल दोनों सेम होते हैं। मतलब जितना इंसिडेंट एंगल बनेगा उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा, इसीलिए हमारे पास ये फिगर में इंसिडेंट एंगल भी थीटा बोला गया है एंड रिफ्लेक्शन एंगल भी थीटा बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन शोन इन द फिगर ABCD। मतलब कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारे जो भी है वो किसी एक ही प्लेन के अंदर होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई एक एंगल यहां पे बन जाएगा, मतलब कि ये वाले z एक्सिस पे कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जिस प्लेन के अंदर इंसिडेंट रहे उसी प्लेन के अंदर हमें रिफ्लेक्टेड रे भी नजर आएगा, उसी प्लेन के अंदर हमें ये नॉर्मल भी नजर आएगा, उसी प्लेन के अंदर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ये एंगल ऑफ इंसिडेंट भी हमें नजर आएगा। ठीक है, तो इन सभी का प्लेन एक ही होगा, मतलब कि वो हमने यहाँ पे दिखा है ABCD, प्लेन ABCD, मतलब कि XY प्लेन, यहाँ पे अगर बोलना हो तो XY प्लेन। ठीक है, these laws are valid at each point on any reflecting surface where plane or curved, whether it is plane or curve, sorry whether it is plane or curve। मतलब कि ये हर एक पॉइंट के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर ये इंसिडेंट होता है ये रे तो ही ये घटना घटेगी, ऐसा नहीं है। अगर वो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो वहां पे भी यही घटना घटेगी, अगर यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पे भी, मतलब कि ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट आप पकड़ लो, और डजेंट मैटर कि ये जो मिरर है वो प्लेन मिरर हो या कर्व्ड हो। ठीक है, उससे भी उसका लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे लॉ जो भी है वो वैलिड होंगे, ये वैलिड होंगे
हर एक पॉइंट के लिए, एंड चाहे वो प्लेन मिरर हो या कर्व्ड मिरर हो, हर एक के लिए ये वैलिड रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, क्योंकि जब भी रिफ्लेक्शन की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर क्लियर होता है, दैट इज द मिरर। हमारे दिमाग में पहले मिरर ही पिक्चर में आता है। रिफ्लेक्शन की जब भी बात आएगी तो मिरर हमारे सामने पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो मिरर को अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो भाई मिरर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्लेन मिरर एंड दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, है ना। जो मिरर आपके घर में ड्रेसिंग टेबल पे लगाया जाता है वो प्लेन, ज्यादातर प्लेन मिरर लगाते हैं ना, तो वो प्लेन मिरर होगा, तो वो होगा प्लेन मिरर, है ना। और उसी तरीके से उसके सामने अगर आपने देखा हो कि आपकी सोसाइटी के बाहर एक बड़ा सा एक मिरर लगाते हैं, है ना, एक कर्व्ड शेप का, तो आपने देखा होगा, तो वो होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, आप ये सारे लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो सारी टर्म्स, तो उसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जल्दी से इसको निपटाएंगे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर किसको बोलता है, इफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज मेड रिफ्लेक्टिंग देन इट इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। जैसे कि ये इसकी इंटरनल सरफेस देखो, ये किसी एक स्फीयर का एक हिस्सा था, उसमें से मैंने इतना पोर्शन काट लिया और मैंने एक मिरर बना दिया, ठीक है। एक स्फेरिकल, एक पूरा एक स्फीयर था, उसमें से मैंने इतना हिस्सा काट लिया, ठीक है। तो अब देखो ये स्फीयर का इंटरनल सरफेस जो भी है वो यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई गई है, मतलब कि यहां से रे आता है, यहाँ पे इसके साथ टकराता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी इंटरनल सरफेस यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग है। तो ऐसा मिरर कि जिसकी इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनाई जाती है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जैसे कि इसको देखोगे तो ये एक पूरा ऐसा एक स्फीयर था जिसका ये एक छोटा सा हिस्सा हमने इतना काट लिया है, तो ये बन गया एक हमारे लिए मिरर। अभी यहां पे देखोगे, ध्यान दोगे तो यहां पे देखो इसकी एक्सटर्नल सरफेस यहां पे रिफ्लेक्टिंग बनाई गई है ना, ये ऐसा स्फीयर बनाएगा, ये ऐसा स्फीयर बनाएगा, ऐसा ऐसा एक बड़ा सा ऐसा स्फीयर, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने यहां पे काट लिया है। तो यहां पे लाइट आती है, बाहर की सरफेस के ऊपर गिरती है और फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाए, जैसे कि ये आई रिफ्लेक्ट हो गई, ये आई यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये आई यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये आई यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये आई रिफ्लेक्ट। तो ऐसा मिरर कि जिसकी बाहर की सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस इज मेड रिफ्लेक्टिंग, देन इट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो कॉनकेव मिरर वो होता है जिसकी इंटरनल सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाई गई हो, एंड कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसकी एक्सटर्नल सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाई गई हो, ठीक है। तो मिरर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अगर अगर हम देखने जाए तो उसको अलग से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इसका बाइफर्केशन दो कैटेगरी में हो सकता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर की जिसकी इंटरनल सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाई गई हो, है ना, ऐसा मिरर की जिसकी इंटरनल सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाई गई हो, इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर वो होता है कि जिसकी एक्सटर्नल सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाई गई हो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउ सम इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। देखो ये जो सारी चीजें हम रिफ्लेक्शन हमने देखा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा जब भी रिफ्लेक्शन हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में पहले किसका इमेज बनता है, मिरर का। जब भी रिफ्लेक्शन घटना को मुझे देखना है, देखो दो घटना होती है, एक होता है रिफ्लेक्शन एंड दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन की बात आती है, कुछ रिफ्लेक्ट होने की बात आती है, तो ऐसे केस में हमारे दिमाग में मिरर ही बीच में आता है ना, मिरर ही बीच में आता है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास एक मिरर होता है तो हम ऐसे खेलते हैं, अगर आपने खेला हो तो मुझे नहीं पता है, एक छोटा सा मिरर, हम छोटे थे तब ऐसे मिरर को लेके घूमते थे, एक छोटा सा मिरर, बटन जैसा मिरर एक लेके घूमते थे। और क्या करते थे कि अगर बाहर खिड़की खुली होती थी तो वहां से एक रोशनी की बीम आती थी, करंट मतलब कि जो लाइट की बीम पड़ती थी, तो वहां से ना हम ये मिरर को, छोटे से मिरर को ऐसे पकड़ के इसको किसी और के मुंह के ऊपर रिफ्लेक्ट करवाते थे और अलग अलग ऐसे मतलब रिफ्लेक्शन बनाते थे, तो मजा आता था थोड़ा ऐसे, चिढ़ाने का मजा आता था, किसी के आंखों के ऊपर ले जाते थे रिफ्लेक्शन को, तो उस तरीके से थोड़ा सा एंजॉय कर लेते थे, ठीक है। और अगर टीचर को समझ में आ गया कि भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कई बार तो क्या होता था कि सर ऐसे लिखते रहते थे, तब हम बोर्ड के ऊपर भी ऐसे रिफ्लेक्शन लगाते थे, और जो अगर फिजिक्स वाले सर होते हैं तो उनको तो पता चल जाता है कि भाई ये कहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आया, ठीक है, तो तुरंत पता कर ले, उनको समझ में आ जाता है कि भाई ये कहाँ से आ रहा है ना, और उसकी साइज को देख के पता चल जाता था उनको कि भाई ये कहाँ से आया,
और कितनी दूरी से, मतलब कि उनको ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि भाई लास्ट बेंच से आया है या पहली बेंच से आया है ना, ये रिफ्लेक्शन तो उनको पता चल जाता था। तो कुछ नहीं करते थे, बोर्ड के ऊपर लिखते जाते थे, बोर्ड जैसे भर गया तो वहां पे हमारे क्लास में ऐसे दो दरवाजे होते थे, एक आगे और एक पीछे, और हम जैसे जितने हमारे जैसे नमूने होते थे वो लास्ट बेंचर होते थे, मतलब कि सभी नमूने लास्ट बेंच पे बैठते थे। तो पूछने का कुछ रहता ही नहीं था, उनको पता चल जाता था कि भाई ये पीछे से ही आ रहा है। तो आगे के दरवाजे से निकलते थे, हमें ऐसा लगता था कि सर तो चले गए ब्रेक लेने के लिए, और पीछे से आते थे और सटा 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 लगाना स्टार्ट कर देते थे। तो इस तरीके से मार भी बहुत खाए, थोड़ी मजाक मस्करी भी बहुत किए, एंजॉय किए है लाइफ को, ठीक है। तब वो स्कूल लाइफ ऐसी थी। तो ऐसे छोटे छोटे मिरर लेके घूमते रहते थे और ऐसे रिफ्लेक्शन करवाते रहते थे। हो सकता है कि आपने भी ऐसा एंजॉय किया हो अपनी स्कूल लाइफ में। पता नहीं है, ठीक है। चलो तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन की। भाई क्या है कि जब भी रिफ्लेक्शन घटना जब भी हमारे दिमाग में आती है तो हमारे सामने एक मिरर पिक्चर में आता है, और जब भी रिफ्रैक्शन घटना जब भी हमारे दिमाग में आती है तब हमारे सामने एक लेंस पिक्चर में आता है ना। कि भाई कहीं ना कहीं अगर रिफ्लेक्शन है तो वहां पे मिरर का यूज हुआ होगा, और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ऐसे केस में वहां पे लेंस होगा, है ना। कि भाई यहाँ पे एक जो भी रे आ रहा है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा बेंड हो गया, ठीक है। तो ये सारी घटना जो भी है, जब भी हम रिफ्लेक्शन देखते हैं ऐसे केस में मिरर पिक्चर में आता है, जब भी रिफ्रैक्शन देखते हैं तब लेंस पिक्चर में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हमें ये रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला जाए, ठीक है, जैसे कि कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो ऐसे केस में हमें पूछा जाए कि भाई अगर हम ऑब्जेक्ट यहां पे रखते हैं तो उसमें से जो लाइट उसमें से जो इंसिडेंट रे निकला, मतलब वहां से जो लाइट निकली, वैसे ऐसा माना जाता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को आप तब देख पाते हो जब उसके ऊपर पहले तो लाइट गिरती है और वहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में खुपच ऐसे घुस जाती है, तभी उसकी इमेज आपकी आंखों में बन सकती है। मतलब कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट नहीं गिरती और वहां से रिफ्लेक्ट लाइट नहीं गिरती या फिर वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब कि सारा जो भी रेडिएशन है लाइट का वो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता, तो डेफिनेटली हम वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, है ना। गायब मोड ऑन ऐसी कोई सीरियल स्टार्ट हुई है, ठीक है, चलो छोड़ो इसकी बात नहीं करेंगे। तो कहने की बात यह है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा माना नहीं जाता, ऐसा ही होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक लाइट गिरती नहीं है और वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में ऐसे आती, मतलब खूब जैसे घुसती नहीं है, तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं, है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो वहां से लाइट का रेस, मतलब कि लाइट के रेस या फिर लाइट का बीम निकल के आना जरूरी है ना। ऐसे बहुत सारे बंच ऑफ रेस वहां से आना बहुत ही जरूरी होता है। अभी मिरर क्या करता है, अगर प्लेन मिरर है तो मुझे पता है कि जो इमेज जितनी होती है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट जितनी साइज ऑब्जेक्ट की उतनी ही साइज हमें वहां पे इमेज की दिखाई देती है ना, रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। लेकिन कर्व्ड मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे केस में कई बार हमें क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई अगर हमने ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे यहां पे रखा है तो बताइए उसकी इमेज कितनी साइज की मिलेगी, कहां पे मिलेगी। तो ऐसे केस में हमें थोड़े से साइन वगैरह यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पे इसीलिए हम ये पॉइंट को ध्यान से समझने वाले हैं, क्योंकि यहीं से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इतना ही नहीं, हमारे जितने भी फॉर्मूलाज आगे जाके हम स्टडी करने वाले हैं उनके अंदर किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है। जैसे कि मैंने कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने, तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्या उसको पॉजिटिव मानना है या नेगेटिव मानना है, तो सारी चीजें हमें यहाँ पे साइन से पता चलेगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ऐसे छोटी छोटी टर्म एंड स्पेशली साइन, कि अगर हम ये डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव लेना है, ये डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेना है। तो इस तरीके से हमें कौन सी साइन कहां पे किस डायरेक्शन में पॉजिटिव माननी है, किस डायरेक्शन में नेगेटिव माननी है, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जानने के लिए भी और समझने के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, चाहे ये देखो, ये चाहे लेंस के लिए बात की जाए या फिर मिरर के लिए बात की जाए, सभी के लिए साइन हमें यही कंसीडर करनी है, ठीक है। तो ये सारे जो भी हम यहाँ पे साइन वगैरह या फिर जो भी नोटेशन वगैरह यहाँ पे यूज करने वाले, जो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, वो सारे नोटेशन वहां पे लेंस के लिए भी काम लगेंगे, सेम सेम, ठीक है। कोई वहां पे दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम वहां पे नोटेशन हम यूज करेंगे। और इवन पॉजिटिव नेगेटिव साइन को भी जो यहाँ पे हमने यहाँ पे रूल्स लिखे हैं वो सारे रूल वहां पे भी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, भाई जो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट वो जहां पे रखा जाता है, ठीक है,
उसका जो डिस्टेंस होता है, मतलब कि मिरर से मान लो कि मैंने कहीं पे यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इतना जो डिस्टेंस होता है, अभी ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है वो कहां से लिया जाता है वो भी हम समझेंगे, वो भी हम समझेंगे। पहले फिलहाल आप ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है, मतलब कि मिरर से कितनी दूरी पे रखा है, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम थ्रू आउट दिस चैप्टर यू से, स्मॉल यू से डिनोट करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी ना, वो इमेज मिरर से कितनी दूरी पे बनी, जिसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और इसको हम स्मॉल वी से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, स्मॉल वी से डिनोट करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू, स्मॉल यू से डिनोट करेंगे, इमेज डिस्टेंस जिसको हम स्मॉल वी से डिनोट करेंगे। फिर आती है टर्म फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी के फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लो कि फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करने वाले हैं, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चार नोटेशन आपको ध्यान में रखने हैं, ये चार नोटेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस होता है ना, यू है, वी है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सारे कहां से मेजर होते हैं? तो दे ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम पोल फॉर स्फेरिकल मिरर एंड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो ये कहां से मेजर किया जाता है? तो ये पोल से मेजरमेंट लेंगे। पोल मतलब कि ये वाला पॉइंट आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पे ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे पोल। ठीक है, तो यहां से ये सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। ठीक है, सारे डिस्टेंस यहां से मेजर होंगे। क्लियर? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करेंगे, इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करेंगे, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। सारे डिस्टेंस जो भी होंगे वो पोल से मेजरमेंट लिया जाएगा, उन सबका मेजरमेंट पोल से माना जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम पोल वी कैन मेजर द डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है, तो साइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट हमारे लिए, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो जितने भी हम यहाँ पे डिस्टेंस की चर्चा करेंगे वो सारे कहां से मेजर होंगे? पोल से मेजर होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, the distance measured in the same direction as the incident light are taken as positive and those measured in the direction opposite to the direction of the incident light are taken as a negative। मतलब कि मान लो कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट की, तो अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस हम नापते हैं तो वो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव माने जाएंगे। और अगर हम ये इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में, क्योंकि इंसिडेंट लाइट हमारे लिए फिगर के अंदर राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में है, तो अगर हम डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट लेते हैं, मेजर करते हैं, तो ऐसे केस में वो सारे डिस्टेंस नेगेटिव माने जाएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूं कि आप मान लो कि यहां पे ओरिजिन है, जहां पे पोल है वो ओरिजिन पे है, तो ये साइड पे जितने भी यहां पे डिस्टेंस हमें मिलेंगे वो सारे पॉजिटिव माने जाएंगे, और ये साइड पे जितने भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट में लेंगे वो सारे नेगेटिव माने जाएंगे। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, समझने के लिए बहुत ही आसान है ये, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, वैसे रूल ये है, रूल क्या है? रूल ये है कि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर होने वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव माने जाते हैं, और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होने वाले सारे डिस्टेंस जो भी है वो नेगेटिव माने जाते हैं, है ना। लेकिन आप हमारे लिए जो भी हम आसानी से अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यही पोल को ओरिजिन पे मान लेंगे, और हमें पता है क्योंकि ये डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस मानी जाती है, तो ओरिजिन से ये साइड के जितने भी डिस्टेंस आएंगे वो सारे पॉजिटिव माने जाएंगे, और ओरिजिन से ये साइड के जो डिस्टेंस होंगे उनको नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, रूल ये है, लेकिन हम याद रखने के लिए ऐसा मानेंगे कि मान लो पोल ओरिजिन पे है और ये साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, ये साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, एंड द लास्ट रूल इज the heights measured upward with respect to x-axis and normal to the principal axis x-axis of the mirror or lens are taken as a positive and the heights measured downward are taken as a negative। मतलब कि ये एक्सिस से आप ऊपर वाली, मतलब कि ये ऊपर की डायरेक्शन में अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करते हो तो वो पॉजिटिव मानी जाएगी, और नीचे की डायरेक्शन में अगर आप हाइट मेजर करते हो तो वो नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, अभी आप ये पूछोगे सर नेगेटिव
हाइट किसकी होती है ऑब्जेक्ट की, नेगेटिव हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखा जाएगा ना ऊपर, तो उसकी हाइट तो ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में मानी जाएगी, नहीं भैया यहाँ पे इमेज की बात हो रही है ना। कई बार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज को कंपेयर करने को बोला जाता है, तो हो सकता है कि किसी केस में हमें इमेज यहीं पे अंदर ही मिल जाए, तो ऐसे केस में हमारे पास इमेज की हाइट मेजरमेंट के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई अगर हम एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में हाइट मेजर करते हैं तो ऐसे केस में वो पॉजिटिव मानी जाएगी, और नीचे की डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे हाइट मेजर करते हैं तो नेगेटिव मानी जाएगी। और नियम के अनुसार भी यही होता है कि ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लेते हैं एंड नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो नीचे के सारे डायरेक्शन जो भी डिस्टेंस होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, सीधी सी बात है ना। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो इतने रूल है जो आपको साइन के लिए याद रखने हैं, मतलब कि किसको पॉजिटिव बोलेंगे किसको नेगेटिव बोलेंगे। मैंने इसको आसान कर दिया, मैंने बोला कि पोल को आप ओरिजिन पे मान लो, उसके राइट हैंड साइड के जो जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सारे पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी होंगे वो नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, ठीक है। सारे डिस्टेंस कहां से नापे जाएंगे, पोल से नापे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कर्व्ड मिरर। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कर्व्ड मिरर, उसमें पहली इंपॉर्टेंट टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल फ्रॉम विच द मिरर इज मेड इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड मिरर, ठीक है। मतलब कि जिस स्फेरिकल शेल में से ये मिरर को काटा गया है, इतना छोटा सा हिस्सा काटा गया है, उस स्फेरिकल सेल की रेडियस को हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको फिगर में बताऊं तो भाई मान लो कि ये जो हमारा मिरर है, ये भाई एक बहुत बड़ा सा एक स्फीयर था जिसके अंदर से ये काटा गया है, ठीक है। मतलब कि ऐसा एक स्फीयर था जिसके अंदर से काटा गया है ना। तो ऐसे केस में ये जो बड़ा सा स्फीयर होगा ना, उसकी जो रेडियस होगी, मतलब कि ये यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस होती है, इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां तक की जो रेडियस होगी वो बोली जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं आपको ऊपर बताऊं अच्छे से, तो अच्छे से अगर मैं बताऊं तो आपको मैं एक अलग कलर से बता देता हूं। तो दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी इतनी जो भी होगी इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सी से लेके पी के बीच की जो दूरी है ना, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द मिरर। मतलब कि जो स्फेरिकल सेल में से ये मिरर को काटा गया है, उसका जो सेंटर होगा ना, उसका जो सेंटर होगा, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब कि ये वाला पॉइंट कि जो जिस स्फीयर में से ये छोटा सा, जैसे कि मान लो कि एक बहुत बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, तो ये उसका सेंटर होगा, और उसमें से मान लो कि मैं इतना इतना हिस्सा काट लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक मिरर बन गया, ठीक है। इतना 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 हिस्सा मेरे लिए एक मिरर बन गया, बाकी सारी चीजों को हटा दिया, ठीक है। तो इसका जो जिस स्फीयर में से इसको काटा गया ना, इतना हिस्सा जिस स्फीयर में से काटा गया, उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड यहां से लेके यहां तक की ये जो दूरी होती है ना, इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अल्टीमेटली सी से लेके पी के बीच की जो दूरी है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा, और ये जो सी है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। सिमिलरली आप इसको यहां पे भी देख सकते हो, ऐसे केस में यहां पे भी देखो, ये मिरर के लिए भी आप देखोगे तो ये मान लो कि किसी एक बड़े से स्फीयर का एक हिस्सा है जिसका सेंटर सी है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहाँ पे इतना डिस्टेंस सी से लेके पी के जितना डिस्टेंस जो भी है, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है पोल। पोल इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड द पोल, ठीक है। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे अगर मैं दिखाऊं तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो भी है वो पोल होगा P, ठीक है। इसी तरीके से ये सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा हमारे लिए पोल P, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एपर्चर, सॉरी उसके पहले प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। मतलब कि
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। ठीक है, तो जैसे कि ये एक्सिस अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसको अभी मैं मिटा देता हूँ, तो अगर आप देख सकते हो तो ये जो एक्सिस है ना, ये पूरी एक्सिस जो भी होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसी तरीके से ये मिरर के लिए देखोगे तो ये पोल एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने वाली ये जो एक्सिस होगी वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए मिरर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है तो देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एपर्चर। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यू क्यू डैश इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इसका जो डायमीटर बनेगा, ठीक है, इसका जो डायमीटर बनेगा, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यू क्यू डैश इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द मिरर। मतलब कि आप यहां पे देखोगे तो ये वाला पॉइंट जो भी है वो क्यू है, और ये वाला जो पॉइंट है जो क्यू डैश है, तो इसको बोला जाएगा क्या, सॉरी, तो ये जो डायमीटर है क्यू क्यू डैश इसको बोला जाएगा एपर्चर। ठीक है, इसको बोला जाएगा एपर्चर। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी बता सकते हो, मान लो कि ये वाला पॉइंट जो भी है वो क्यू है और ये वाला पॉइंट जो भी है वो क्यू डैश है, तो दिस इज कॉल्ड दी एपर्चर, दिस इज कॉल्ड दी एपर्चर। ठीक है, ये लाइन। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट, तो इसको बोलेंगे हम एपर्चर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, principal focus, the point where the rays parallel to the principal axis meet concave mirror or apparent to meet convex mirror after reflection is called the principal focus of the mirror। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलते हैं, है ना, जिस पॉइंट पे एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ। ठीक है, ध्यान रहे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस जो भी आते हैं वो जब भी रिफ्लेक्ट होने के बाद, जैसे कि ये रे आया, सॉरी ये हाइलाइटर आ गया, जैसे कि ये रे आया यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये पॉइंट से पास हुआ, उसी तरीके से ये भी पैरेलल एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल रे है, ये भी आया रिफ्लेक्ट हुआ यहां से पास किया, ये तीसरा सीधा यहां से रिफ्लेक्ट होके चला गया, यहां से ये आया सीधा पैरेलल टू एक्सिस था, रिफ्लेक्ट होके गया, यहां पे ये पैरेलल टू एक्सिस आया रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो सारे पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के, ये मिरर के एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आते हैं वो जब भी रिफ्लेक्ट होकर जिस कॉमन पॉइंट पे सभी मिलेंगे एक दूसरे को, वो कॉमन पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखेंगे तो ये वाले केस में क्या है कि ये वाले केस में भाई पैरेलल रेज आ रहे हैं लेकिन वो रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा आपको यहां पे लगेगा कि वो तो भाई रिफ्लेक्ट होके ये तो मतलब कि डिस्पर्स हो रहे हैं, मतलब कि यहां से देखो ये सारे डिस्पर्स हो रहे हैं, मतलब कि दूर जा रहे हैं, तो ये मिलेंगे कहां पे, तो ऐसे केस में कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, वो रिफ्लेक्शन को अगर आप उसका प्रोजेक्शन आगे बढ़ाते हो, जैसे कि ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे दूर चला गया, तो उसका जहां से रिफ्लेक्ट हुआ ना उस डायरेक्शन को आप प्रोजेक्ट करते हो पीछे की ओर, यहां पे भी आप प्रोजेक्ट करते हो पीछे की ओर, तो ये जो प्रोजेक्शन जहां पे मैच करेगा वो होगा इसका फोकस। ठीक है, वो होगा इसका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यहां पे तो रिफ्लेक्ट होके मिलेंगे लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट होके ना चले जा रहे हैं दूर, डिस्पर्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसे केस में आप जिस डायरेक्शन में डिस्पर्स हुआ, जिस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होके चला गया, उस डायरेक्शन को आप पीछे की ओर थोड़ा प्रोजेक्ट करोगे, पीछे की ओर लंबा खींचोगे, तो आपको जिस पॉइंट में वो सारे एक दूसरे को मिलते नजर आएंगे वो पॉइंट होगा ये मिरर का फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, चलिए उसके बाद आती है फोकल प्लेन। The plane passing through the principal focus and the normal to the principal axis is called the focal plane of the mirror। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि जो फोकस से पास होने वाला एक प्लेन हो कि जो इसके नॉर्मल हो, मतलब कि जो एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस उसके नॉर्मल हो, ऐसा एक प्लेन आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, सॉरी फोकल प्लेन। नेक्स्ट आती है फोकल लेंथ, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। मतलब कि कितना डिस्टेंस, यहाँ पे देखोगे तो पोल एंड ये जो फोकस है प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना इतना, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। जैसे यहाँ पे ये मिरर के लिए देखे तो पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये कैपिटल एफ है लेकिन हमने यहाँ पे देखा था फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन आपको चेंज करना है। फोकस को हम
कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ को हम, जो भी लेंथ होगी ना, इन शॉर्ट जो भी लेंथ होगी वो सारी स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट होगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट की लेंथ हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, वो सारी जो भी है वो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट होगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दी फोकल लेंथ। तो ये वाले मिरर के लिए फोकल लेंथ कितनी होगी, इतनी, ये होगी फोकल लेंथ। ये वाले मिरर के लिए फोकल लेंथ कितनी होगी, इतनी, तो ये होगी फोकल लेंथ, ठीक है। सो इट इज द फोकल लेंथ, क्लियर। चलो, एंड द लास्ट पॉइंट इज पैरेक्सियल रेस। रेस क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड द पैरेक्सियल रेस। ध्यान से सुनना इसको। तो ये जो पैरा एक्सियल रेज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेज विच आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड द पैरा एक्सियल रेज। देखो, ये जो हमने प्रिंसिपल फोकस की जो डेफिनेशन लिखी है ना, ये वाली, द पॉइंट वेयर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। इट इज वैलिड ओनली फॉर द पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेस के लिए ही ये डेफिनेशन वैलिड बनेगी। मतलब कि प्रिंसिपल फोकस जो भी हम ये बोल रहे हैं ना, कि जो पैरेलल रेज यहाँ पे आते हैं और टकराने के बाद जिस कॉमन पॉइंट से वो पास होते हैं उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो भी रेज होंगे ना, वो सारे रेज ये एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नियर क्लोज होने चाहिए, दूर वाले नहीं। दूर वाले भाई फोकस में से पास नहीं करते रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमने प्रिंसिपल फोकस में ये डेफिनेशन तो देख ली थी, प्रिंसिपल फोकस में हमने अच्छे से फिगर में भी देख लिया, लेकिन ये जो सारे रेज जो भी यहां से ऐसे आए हैं और यहां से टकराने के बाद पास हो ना, ये सारे रेज, ये नंबर 1 2, यहां से एक आया सीधा अंदर एक्सिस के ऊपर ही आया 4 5, तो ये सारे ना बहुत ही क्लोज होने चाहिए। मतलब कि अगर ये एक्सिस है, अगर बड़े पैमाने पे देखो तो ये सारे जो भी है, नंबर 1 यहां पे है, नंबर 2 यहां पे है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है, और ये बड़ा सा मिरर है। तो इन सब के लिए ये वैलिड है, इन सब के लिए वैलिड है। इतना बड़ा मिरर है तो इन सब के लिए ये वैलिड है, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए आप ऐसा समझ लो कि इसका जूम वर्जन ये है, नहीं तो चीजें गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि भाई हर एक, मतलब पैरेलल एक्स, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो भी होते हैं वो सारे फोकस में से ही पास हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। मतलब कि यहां का अगर मैंने कोई रे लिया है और मैं बोलूं कि भाई वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही पास होगा, नहीं भैया नहीं, वो फोकस से पास होगा ये जरूरी नहीं होता है ना। तो ये सारे जो भी फोकस से पास करते हैं ना, वो नजदीक नजदीक वाले, मतलब कि मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसके नजदीक नजदीक वाले जितने भी रेज होते हैं ना, उनके वो जब रिफ्लेक्ट होंगे तब वो यहां पे फोकस में से पास होंगे, है ना। तो ये जो सारे नजदीक वाले जो भी होते हैं ना, उनको पैरेक्सियल एक्सिस, सॉरी, पैरेक्सियल रेस बोला जाता है ना। पैरा एक्सियल बोलो या फिर पैरेक्सियल बोलो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। तो पैरेक्सियल रेस उनको बोला जाता है। और ये जो फोकस की जो भी यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखे हैं ना, उसमें ये जिसका जिक्र किया गया है, द रेस विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देयर शुड बी यहाँ पे पैरेक्सियल रेस, देयर शुड बी पैरेक्सियल रेस। मतलब कि वो कौन से होने चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट उसमें भी एक कंडीशन लगेगी, देयर शुड बी पैरेक्सियल रेस। मतलब कि ये सारे प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होने चाहिए, है ना, तो ही वो फोकस से पास करेंगे। ये कंडीशन लगती है, कंडीशन अप्लाई। वहां पे हमने कंडीशन नहीं लगा दी, लेकिन ये टर्म अभी आ गई है तो अभी ये कंडीशन लगा दो, दिमाग में फिट कर दो, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि अब डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस की ये होनी चाहिए कि भाई द पॉइंट वेयर द पैरेक्सियल रेज मीट, ठीक है, वो पॉइंट होना चाहिए हमारे लिए प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। जहां पे पैरेक्सियल रेज एक दूसरे को रिफ्लेक्ट होने, आफ्टर द रिफ्लेक्शन जहां पे मीट करेंगे, वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस। तो डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करना है हमें, है ना, क्योंकि ये सिर्फ वैलिड बनेगा प्रिंसिपल, सॉरी, पैरेक्सियल रेज के लिए ही। पैरेक्सियल रेज जो एक्सिस के नजदीक वाले रेज है ना, यही रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेंगे, यही रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेंगे। दूर वाला नहीं, भले वो पैरेलल हो एक्सिस के, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो दूर है तो डेफिनेटली वो फोकस में से पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई कर दो। कंडीशन अप्लाई मतलब कि पैरेक्सियल रेस जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलेंगे, वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस। तो पैरेक्सियल रेस किसको बोला जाता है, दोज रेस विच आर पैरेलल टू द एक्सिस and which are nearer, close to the principal axis, that are called the paraxial rays। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। देखो, या तो आपका जो भी मिरर है उसका एपर्चर छोटा कर दो,
तो सारे रेस जो भी इसके ऊपर आएंगे वो सारे पैरेक्सियल हो जाएंगे, है ना, मतलब कि नजदीक। या फिर बड़ा मिरर लेते हो तो आप ध्यान रखो कि भाई इसके प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक वाले जितने होंगे वही पैरेक्सियल रेस यहाँ पे फोकस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास होंगे, ठीक है। तो या तो मिरर का एपर्चर छोटा है, मतलब इतना छोटा 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 इतना छोटा इतना छोटा मिरर ले लिया, ठीक है, इतना छोटा सेठ जी इतना छोटा मिरर ले लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में जितने भी रेस इसके ऊपर रिफ्लेक्ट मतलब गिरेंगे और इंसिडेंट होंगे और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां से पास हो तो अपने आप ये सारे पैरेक्सियल बन जाएंगे, क्योंकि भाई वो प्रिंसिपल एक्सिस छोटा है ना, मिरर छोटा है तो उसका एपर्चर छोटा है। तो ऐसे केस में सारे जो भी रेस इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं वो सारे पैरेक्सियल होंगे, है ना। लेकिन अगर मान लो कि इतना बड़ा ले लिए तो हाँ, तो अभी यहाँ पे कंडीशन है अप्लाई, तो सारे रेस प्रिंसिपल फोकस के अंदर यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज, ठीक है। दोज रेज विच आर पैरेक्सियल रेज, मतलब कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक नजदीक क्लोज होंगे वो जब रिफ्लेक्ट होकर जहां से क्रॉस करेंगे, मतलब जहां से एक दूसरे को मीट करेंगे, वो पॉइंट होगा यहाँ पे फोकस पॉइंट, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। तो पैरेक्सियल रेज क्या है वो समझ में आ चुका है ना। और हमने डेफिनेशन भी यहाँ पे थोड़ा सा सुधारा वधारा कर लिया, डेफिनेशन के अंदर प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन थोड़ी सी हमने चेंज कर दी, ठीक है। तो दिमाग में फिट हो गया। पैरेक्सियल रेज क्या होते हैं, पैरेक्सियल रेज विच आर दोज रेज विच आर close to the principal axis, nearer to the principal axis, उसके नजदीक नजदीक वाले जो भी होते हैं ना वो सारे पैरेक्सियल होते हैं। और जो फोकस पॉइंट बनाते हैं ना वो यही पैरेक्सियल रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास करते हैं वो होता है फोकस पॉइंट, ठीक है। वो दूर वाले नहीं, भले पैरेलल हो एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे डेफिनेशन को, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि पैरेलल जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारे फोकस में से पास होता है, नहीं 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 नहीं, ये गलत होगा, है ना। तो दिखाने के लिए ठीक है यहाँ पे हमने दिखा दिया था, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा अभी आप समझ चुके हो पैरेक्सियल रेस क्या होता है, तो आपको ये भी अभी आने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। क्लियर, ठीक है। सो क्लियर हो गया पैरेक्सियल रेस किसको बोलते हैं। एंड जो हमारा मेन प्रिंसिपल फोकस है वो पैरेक्सियल रेस की वजह से मिलता है, मतलब कि पैरेक्सियल रेस जो भी होंगे, इसको पैरा एक्सियल बोलो, पैरेलल एक्सियल बोलो, जो भी बोलना है, पैरेक्सियल बोलो, जो भी बोलना है, ठीक है। तो ये ऐसे रेज होंगे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के नियर क्लोज होंगे, है ना। और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड क्लोज वाले रेज ही जब भी रिफ्लेक्ट होंगे तो वो फोकस में से पास होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। आइए पता करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए एक काम करता हूं, मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा ये लाइनिंग वाला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि मैंने एक यहां पे एक रे यहां पे अज्यूम किया है। मान लो कि ये वाला जो रे है जो आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, तो ये रे है जो यहां से आ रहा है, ये वाले पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुआ और यहां से रिफ्लेक्ट होके मान लो कि ये फोकस में से पास हुआ, ठीक है। तो ये फोकस में से पास हुआ इस तरीके से, ठीक है, फोकस में से पास हुआ। ये रे की हम बात कर रहे हैं। जहां पे इंसिडेंट हुआ ना, यहां पे ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन, अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो अच्छे से बनाऊं तो इसको मैं ऐसे बता सकता हूं। तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन के मान लो कि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं सी में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहां पे इसके ड्रॉ की। किसके परपेंडिकुलर, जहां पे ये इंसिडेंट किया ना, जहां पे ये वाला इंसिडेंट किया, ठीक है, वो जहां पे इंसिडेंट किया उसकी ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो मैंने अभी ड्रॉ की, ठीक है, ये वाली लाइन, वो पॉइंट जिस लाइन पे बिलोंग करता है उस लाइन के परपेंडिकुलर मैंने ये ग्रीन कलर वाली लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी। मान लो कि वो लाइन जो भी है वो सीएम है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो एम है, अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये सीएम मैंने ड्रॉ किया। अभी देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई सीएम जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो एक्चुअल में ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ये हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो टोटल ये एंगल कितना बनेगा, 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो डेफिनेटली भाई ये भी क्या होगा, 2 थीटा ही होगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर यहां पे ये एंगल 2 थीटा तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे ये एंगल भी क्या लिख दिया, 2 थीटा लिख दिया। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो एक रे मैंने अज्यूम किया, वो यहां पे आया, यहां से मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुआ, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस में से पास हुआ। मैंने यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से वो जहां पे इंसिडेंट करता है वो पॉइंट के पास
किसी एक लाइन को मैंने अज्यूम कर लिया और उस लाइन को मैंने एक परपेंडिकुलर सीएम ड्रॉ कर दिया। ये सीएम जो ड्रॉ किया उसने ये एंगल बनाया थीटा, ये एंगल भी बनाया थीटा, ठीक है। तो मतलब कि टोटल एंगल बन जाएगा 2 थीटा, और अगर ये एंगल 2 थीटा बना है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, 2 थीटा ही बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये एंगल एम एफ डी, ये एंगल मैंने 2 थीटा बना दिया। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं यहां पे सॉरी अभी मैं यहां पे ये एम पॉइंट में से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लिया, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। मान लो कि वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे क्रॉस करता है वो पॉइंट है लेट्स से डी, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया डी, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ। तो ये एम डी जो भी है वो परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ठीक है। अभी मैं जो बोलता हूं ना उसको देखते जाओ, मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से देखना। पहले हम बोलेंगे ये वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला, ट्राइंगल सी एम डी, देखा आपको, ट्राइंगल सी एम डी, ठीक है। सो ये ट्राइंगल सी एम डी, ये ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो उसके लिए मैं क्या टेन थीटा की वैल्यू एम डी अपॉन सी डी लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकते हो, है ना। सो फ्रॉम, यहां पे लिखूंगा पहला पॉइंट, फ्रॉम ट्राइंगल सी एम डी, फ्रॉम ट्राइंगल सी एम डी मैं लिख सकता हूं टेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा सामने वाली साइड मतलब कि एम डी डिवाइड बाय पास वाली मतलब कि सी डी, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो फ्रॉम ट्राइंगल सी एम डी टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम डी अपॉन सी डी होगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल देखो, फ्रॉम ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, फ्रॉम ट्राइंगल एफ एम डी, ठीक है। ये छोटा सा ट्राइंगल ये दिखा आपको, ये ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, टेन टू थीटा फ्रॉम ट्राइंगल एफ एम डी, एफ एम डी मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए। सो टेन टू थीटा दैट इज इक्वल्स टू सामने वाली मतलब कि एम डी डिवाइड बाय पास वाली मतलब कि एफ डी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैं जो बोलता हूं उसको, उसके ऊपर गौर करना। ध्यान से देखो, क्या मैं यहां पे सी डी को अप्रोक्सीमेटली सीपी बोल सकता हूं, डेफिनेटली बोल सकते हो, क्योंकि भाई ये जो डी पॉइंट है ना वो पोल के बहुत नजदीक होगा। आप देखो ये वो रहा हमारा पोल, है ना, ये जो हमारा कर्वेचर है इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका सेंटर पॉइंट ये होगा हमारा पोल। तो भाई पोल ये रहा, सो पोल से ये डी बहुत ही करीब है ऐसा हम बोल सकते हैं ना। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो नेग्लिजिबल है, तो हम डी को पी पॉइंट भी मान सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहां पे बोल सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली हियर, यहां से मैं लिख सकता हूं लेट सी डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सीपी। तो अगर मैं सी डी को अप्रोक्सीमेटली सीपी बोल देता हूं तो यही वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इट इज अप्रोक्सीमेटली, सी डी इज अप्रोक्सीमेटली सीपी। तो मैं इसको एम डी अपॉन क्या बोल देता हूं, सीपी बोल देता हूं, है ना। तो एम डी अपॉन सीपी, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया हियर सी डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सीपी, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहां पे एफ डी को भी, इतनी वैल्यू इसको भी अप्रोक्सीमेटली एफ पी के बराबर बोल सकता हूं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा एफ डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी, ठीक है। अभी इसका फायदा क्या होगा, देखो इतनी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, सीपी को मैं क्या बोल सकता हूं, सीपी को मैं आर बोल सकता हूं, है ना। इतनी लेंथ को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। एंड ये जो एफ पी है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, तो फोकल लेंथ स्मॉल एफ बोल सकता हूं, ठीक है। तो सी डी इज अप्रोक्सीमेटली सीपी, बट सीपी किसके बराबर बोल सकता हूं, आर के बराबर। उसी तरीके से एफ डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी, और ये एफ पी को मैं क्या बोल सकता हूं, रेडियस ऑफ सॉरी फोकल लेंथ, ठीक है, स्मॉल एफ, ठीक है। तो अभी यहां पे सी डी को मैंने अप्रोक्सीमेटली सीपी के बराबर बोल दिया, तो ये हो गया भाई इतना कुछ। और यही सीपी की वैल्यू मैं अगर यहां पे फर्दर प्लेस करता हूं तो एम डी ओपन ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे देखो, यहां पे भी हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एम डी अपॉन ये एफ डी को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या बोल दूं, एफ पी बोल देता हूं, ठीक है। तो लेकिन ये एफ पी किसके बराबर होगा, तो ये तो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम डी अपॉन स्मॉल एफ, ठीक है। क्लियर यहां तक।
चलिए, तो इसको हम रिजल्ट नंबर 1 बोल देते हैं एंड इसको हम रिजल्ट नंबर 2 बोल देते हैं। अभी जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये किसके लिए पॉसिबल होता है, ये जो पैरेलल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास हो, ये कौन से रेस के लिए पॉसिबल होता है? तो मैंने अभी ही बताया था यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है पैरेक्सियल रेस के लिए, है ना। पैरेक्सियल रेस के लिए मतलब कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम क्लोज हो, ऐसे रेस के लिए ये पॉसिबल होगा, है ना। ऐसे रेज ही यहाँ पे फोकस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद पास करेंगे, ठीक है। तो आप खुद ही सोचो कि मान लो कि ये एक एक्सिस है और ये हमारा मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे इसके करीब करीब यहाँ पे इस तरीके से एक रे इसके पैरेलल आया, यहाँ पे टकराया और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस में से पास हुआ, ठीक है। तो आप खुद ही सोचो कि ये एंगल कितना छोटा होगा। आप खुद ही सोचो, इसने जो ये एंगल बनाया, मतलब कि ये पूरा एंगल है ना 2 थीटा, वो 2 थीटा कितना छोटा होगा, है ना। बहुत ही छोटा होगा ना, क्योंकि हम जिस रे की बात कर रहे हो जो फोकस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद पास करेगा, वो पैरेक्सियल रे होगा, मतलब कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज होगा, है ना। और ऐसे केस में जब भी वो इंसिडेंट होगा तो ये एंगल जो भी बनाएगा ना, वो बहुत ही छोटा एंगल बनाएगा। अभी सोचो, अगर 2 थीटा ही छोटा हो तो थीटा उसका आधा तो और छोटा होगा, है ना। तो ऐसे केस में हम यहां पे एक और एजम्पशन ले सकते हैं। कौन सा एजम्पशन? ध्यान से देखना। हियर, नेक्स्ट एजम्पशन, हियर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन, सो दैट्स व्हाई दिस इंप्लाइज, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि टेन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगी। उसी तरीके से दिस ऑल्सो इंप्लाइज tan 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये एजम्पशन लिया कि भाई हमने देखा कि भाई ये एंगल तो बहुत ही छोटा होगा और छोटे एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगी। और ये आप चेक भी कर लो, आपके पास अगर कैलसी है उसके अंदर आप tan निकाल सकते हो। तो जरा सोच के देखो कि tan 0 पॉइंट समथिंग डिग्री आप ले लो, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली उस वैल्यू के नजदीक नजदीक ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर मान लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से tan 2 थीटा भी अप्रोक्सीमेटली 2 थीटा जो एंगल है उसके बराबर वैल्यू मिलेगी। आप खुद भी चेक कर सकते हो, चेक करना हो तो, है ना। जैसे साइन के केस में भी यही वैलिड होगा। साइन के केस में भी जितना एंगल छोटा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग ले लो, साइन 0 पॉइंट समथिंग एंगल ले लो तो उसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी, मतलब कि ऐसे केस में साइन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली थीटा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा tan के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये एजम्पशन लेता हूं, सो नाउ मेरे लिए वो जो दोनों रिजल्ट है वो अभी क्या बन जाएंगे? सो ये रिजल्ट जो भी है फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है? tan थीटा की वैल्यू md बाई आर आई, लेकिन मैं इसको रीराइट करूंगा tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर, तो थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 1, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू md अपॉन आर। एंड दूसरा रिजल्ट, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूं, एंड जो tan 2 थीटा की वैल्यू जो हमारे पास md बाई एफ के बराबर आई, इसको मैं 2 थीटा इज इक्वल टू md बाई एफ लिख सकता हूं, क्योंकि ये चीज वैलिड होगी सिर्फ किसके लिए? पैरेक्सियल लाइंस के लिए, है ना, कि जो बहुत ही क्लोज होगी, है ना। ऐसे ऐसे रेस के लिए ही ये वैलिड होगा, ठीक है। तो उसके लिए एंगल जो भी बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों को कंपेयर करो, देखो क्या मैं यहां पे ये वाले रिजल्ट के अंदर क्या थीटा की वैल्यू md बाई आर प्लेस कर सकता हूं? जी डेफिनेटली प्लेस कर सकते हो। तो 2 इंटू थीटा की जगह पे मैं क्या प्लेस कर दूं? md अपॉन आर, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू md बाई एफ। दोनों साइड से md md छम्मा छम्मा हो जाएगा। तो भाई आपके पास बचा क्या? ध्यान से देखो, आपके पास बचेगा क्या? r को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, f को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, तो भाई r की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? ट्वाइस f, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा? डबल ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होगा, रिजल्ट नंबर 1। इसी को मैं रीराइट करके ये भी बोल सकता हूं कि ये भाई तो फिर फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो भाई वो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें यहाँ पे याद रखना है, जिसका डेरिवेशन हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है,
एंड फोकल लेंथ को अगर देखें तो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ले सकते हैं। और ये सिर्फ कॉनकेव के लिए नहीं, कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड होगा, है ना। ये कॉन्वेक्स के लिए भी सेम रिलेशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई जो चीज यहाँ पे कॉनकेव के लिए वैलिड है वो कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड होगी, ठीक है। क्लियर यहां तक। तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।